हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जनवरी। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, खोने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था। क्या क्या चीज़? समय, व्यक्ति और रिश्ता। ये जो समय है, एक बार अगर आपकी लाइफ से चला जा रहा है तो वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है, कभी भी किसी भी रूप में। अगर आपकी लाइफ से रुपया, पैसा, कोई वस्तु, इवन एक इंसान अगर चला जाता है तो वो एक समय के बाद आ सकता है, लेकिन ये जो समय है एक बार चला गया तो कभी भी किसी भी रूप में वापस नहीं आता है, जैसे कि आपका बचपना। और अगर बात करें व्यक्ति का, अगर व्यक्ति आपकी लाइफ में है और आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, वो एक बार जब चला जाता है तो फिर बहुत ही रेयर चांस है कि वो लौट करके आए। इसलिए व्यक्ति के रहते हुए आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, और अगर कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करिए। हो सकता है वो इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, तो इसलिए अपना कोई भी बात, कोई भी विचार उस पर मत थोपिए। ओके। और अगर बात करें रिश्ते का, तो ये बहुत ही अनमोल होता है। जब आप दुनिया में कहीं भी घूमने जाते हो तो आप देखोगे कि अनजान लोग मिलते हैं, वहाँ आपसे अच्छे से बिहेव कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक रिश्तेदार जो होता है वो आपके मुंह पे, इवन मुंह पे तो अच्छे से बिहेव करता है ना। इसीलिए जो आपके रिश्तेदार होते हैं, रिश्ता होता है, उसको आपको हमेशा बचा के रखना चाहिए। बहुत बार रिश्ते में कुछ छोटी बातें, कुछ बड़ी बातों को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, तो जो रिश्ता होता है वो किसी भी बातों को लेकर के ख़राब नहीं करना चाहिए, किसी भी मैटर को लेकर के, क्योंकि रिश्ता बड़ा होता है, वो इंसान बड़ा होता है, उसके अंदर कोई कमियां, खामियां जो होती है वो बड़ा नहीं होता है। इसलिए अगर कोई रिश्ता आपका टूटने वाला हो तो आप अपने ओर से एफर्ट लगा करके उसको बचा लीजिए। ओके, तो ये रहा आज का कोटेशन। चलिए अब देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि जो 2024 अभी बीता है उस वर्ष में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसमें सम्मानित किया गया है टोटल 32 प्लेयर को। देखिए इसके बारे में डिटेल में। विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 32 खिलाड़ियों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये हो गया अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अगर बात करें खेल रत्न पुरस्कार के बारे में तो 4 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। और अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड तो ये 5 कोच को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य अवार्ड, इन तीनों के बारे में पता चल गया कि कितने कितने लोगों को दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ओके, यहाँ पे बात हुआ है 2 पुरस्कार के बारे में, अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार। तो इन दोनों के बारे में देख लीजिए कि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार के बारे में तो इसका शुरुआत हुआ था 1961 में, और यह खेल का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यानी कि ये जो स्पोर्ट होता है उसका ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के पात्रों में से एक अर्जुन के नाम पे रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये कड़ी मेहनत, समर्पण और एकाग्रता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं अर्जुन, इसीलिए इनके नाम पे ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। और ये प्रदान कौन करता है, देता कौन है? हर वर्ष ये प्रति वर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 वर्षों, आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है कि कितने वर्षों को प्रदर्शन को देख करके ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में उनके अच्छे प्रदर्शन को सम्मानित किया जाता है। बट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार में जो चीज़ दिया जाता है वो एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, औपचारिक पोशाक दिया जाता है, और नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये रहा अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अब चलिए देखते हैं खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। ये जो है स्पोर्ट का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल सम्मान है, खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 92 में। यानी कि ये जो अर्जुन पुरस्कार है उसके बहुत बाद में शुरू किया गया था, लेकिन ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है। और ये एक वर्ष में खिलाड़ियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उसको देख करके ये पुरस्कार दिया जाता है। और हमने देखा था अभी अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर दिया जाता है। यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, स्टार्टिंग में इसका नाम ये नहीं था। स्टार्टिंग में 1991 से 2021 तक इसका नाम था छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पे। बट 6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज करके रखा गया मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, जो कि हमारे एक भारत के हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। ओके,
और अगर बात करें इस पुरस्कार को सबसे पहले कौन पाया था, तो इस पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी। इन्हें 1991-92 में उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया था। और अगर बात करें सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे इसको प्राप्त करने वाले, सबसे कम उम्र के, तो वो 2001 में अभिनव बिंद्रा जी थे। इनको 18 वर्ष की आयु में दिया गया था। इनका संबंध है निशानेबाजी से। तो ये रहा इस पुरस्कार के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। यानी कि सिंपली बताना है कि महाभारत जो वाटिका है ये किस राज्य में स्थापित की गई है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये स्थापित हुआ है उत्तराखंड में। बी, कहाँ पे, उत्तराखंड में। देखिए इसके बारे में, उत्तराखंड वन विभाग ने कहाँ पे, हल्द्वानी में 2 उद्यान स्थापित किए हैं। कौन कौन से, रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका। इन उद्यानों का जो उद्देश्य है ग्रंथों में निहित पारिस्थितिकी ज्ञान को उजागर करना है। यानी कि हमारे ग्रंथों में जो पर्यावरण के बारे में बताया गया है, परिस्थिति के बारे में बताया गया है, उसको सबके सामने लाना है। महाभारत वाटिका नामक उद्यान में महाभारत के सभी खंडों यानी कि जो 18 खंड है उसमें जो 37 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया गया है उसका यहाँ पे प्रदर्शन होगा, यानी कि वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। महान ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में वन पर्व का एक भाग है जो वनों से संबंधित है तथा वृक्षारोपण, बाघों की सुरक्षा और वन संरक्षण के महत्व पर बल देता है। यानी कि जो महाभारत है उसमें एक भाग है वन पर्व करके, जिसमें इन सब के बारे में बताया गया है। और अगर बात करें दूसरे वन के बारे में जिसका नाम है रामायण वाटिका, इसमें भगवान राम से जुड़ी 70 प्रजातियों को मतलब दिखाया गया है, लगाया गया है। वाल्मीकि की रामायण में वर्णित लगभग 139 प्रजातियों में से यहाँ पे 70 को यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये कहाँ पे हो रहा है, उत्तराखंड में। ओके, बात हो रहा है महाभारत के बारे में। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि महाभारत का सबसे पुराना नाम क्या रहा है। तो उसका पुराना नाम था जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। ये लिखा गया था वेद व्यास जी के द्वारा। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मध्यकाल में जाकर के महाभारत का जो अनुवाद हुआ था फारसी में, ये किस राजा ने करवाया था। तो ये करवाया था राजा अकबर ने। किसने करवाया था, अकबर ने। और इसका नाम क्या रखा गया था फारसी में अनुवाद होने के बाद, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो उसका नाम था रज्मनामा। रज्म मतलब होता है क्या, युद्ध फारसी में, और नामा मतलब होता है कहानी चाहे कविता। तो ये जो रजनामा नाम है महाभारत का ही फारसी अनुवाद हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा। तो जब ये करवाया गया था तो ये अनुवाद करने वाले 2 लोग थे, फैजी और बदायूनी। इन दोनों ने इसका अनुवाद किया था अकबर के संरक्षण में। तो ये हो गया इसके बारे में। और अगर बात करें कि जो महाभारत है, महाभारत ये मतलब अगर बात करें ओरिजिनली तो ये संस्कृत भाषा में है। तो इसका सबसे पहली बार अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कौन किया था, तो इसको किए थे किसारी मोहन गांगुली जी। सबसे पहली बार इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किए थे। वो समय था 1883 से लेकर के 1896 के बीच में। ओके, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, किसारी मोहन गांगुली जी। ओके, तो ये रहा महाभारत के बारे में। कई बार एग्जाम में यह बार बार आता रहता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक यानी कि जिसको हम बोलते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो बताइए कि वो कमेटी किसके द्वारा गठन किया गया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो उसके जो मेन लीडर है वो है बी, रमेश चंद्र जी। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत सरकार ने WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने तथा वर्तमान WPI से उत्पादक मूल्य सूचकांक तक क्रमिक रूप से रोडमैप का सुझाव देने के लिए रमेश चंद्र के नेतृत्व में एक कार्य समूह का गठन किया है। ओके, तो नाम याद रखिएगा, रमेश चंद्र जी। वर्तमान जो WPI का जो आधार वर्ष है वो 2011 और 2012 है। अब इसे 2022 और 2023 किया जाएगा। अभी हम बताते हैं कि ये क्या होता है। ये जो समूह बनाया गया है ये 18 महीने के भीतर
किसको अपना रिपोर्ट सौंपेगा? DPIIT को, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। यहाँ पे बात हो रहा है WPI, इसका क्या होता है मतलब, या फिर WPI के साथ साथ एक CPI होता है, वो क्या होता है? छोटा सा है, जल्दी से आप देख लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो ये जो WPI और CPI है, इसमें अगर बात करें हम WPI का, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये सिर्फ औसत थोक मूल्यों पर लागू होता है। बेसिकली आपको सबसे मेन चीज़ जानना ये है कि WPI में कभी भी कोई भी कर यानी कि कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, और इसका उपयोग हम सिर्फ नाम मात्र GDP से वास्तविक GDP की गणना करने के लिए करते हैं, यानी कि इसका जो यूज है बहुत बड़े GDP की गणना के लिए नहीं किया जाता है। और अगर बात करें कि WPI का ये जो आंकड़ा आता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हर महीने ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो DIIPT विभाग है, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, एग्जाम में कई बार सीधे क्वेश्चन आता है ये। तो ये हो गया WPI के बारे में। अगर बात करें CPI, तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, ये है एक तरह से जो फुटकर होता है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें वस्तुओं के जो सेवाओं का जो हर एक कर होता है, यानी कि इसमें जो टैक्स होता है वो इंक्लूड किया जाता है। CPI का उपयोग किसमें हम लोग करते हैं? किसी भी मुद्रास्फीति, वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते, यानी कि अगर देश की GDP को अगर नापना है तो इसमें हम CPI का उपयोग करते हैं, WPI का उपयोग नहीं करते हैं। CPI को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये मासिक रूप से NSO, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये बेसिक सा अंतर है दोनों में, एग्जाम में कई बार घुमा के क्वेश्चन से आता रहता है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसे पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो क्या नाम है पुरस्कार का? पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट। बताइए कि ये किसको दिया जाएगा? सामने आप पे ऑप्शन है, तो ये मिलने वाला है ए, सई परांजपे को। किसको? सई परांजपे को। देखेंगे के बारे में डिटेल में। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता, लेखक, पटकथा लेखक साई परांजपे को 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यानी कि एक निर्माता है, लेखक है, साथ ही साथ पटकथा लेखक है ये। ओके, तो ये रहा इनके बारे में। और इनकी जो प्रमुख पिक्चरें हैं, फिल्में हैं, वो है स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा, दिशा, चूड़ियाँ और साज। इनके साथ इनका वर्ष भी दिया हुआ है कि ये किस वर्ष में पब्लिश हुई थी। और इसी के साथ साथ इन्होंने मराठी साहित्य में, विशेष रूप से बच्चों के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पद्म पाड़ी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यह एक पद्म पाड़ी मोमेंटो, सम्मान पत्र और 2 लाख रुपए के साथ दिया जाता है। तो ये रहा पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में। किसको मिल रहा है ये मिल रहा है साई परांजपे को। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? यानी कि जो 24वीं नंबर की राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा है, ये कहाँ पे हुआ है आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, तो ये हुआ है बी, रायपुर में। रायपुर कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और इसका जो फाइनल मैच था फुटबॉल में, उसमें संथाल परगना ने केरल को हरा करके ट्रॉफी जीत लिया है, यानी कि ये पहले नंबर पे आ गया है। और इसमें उप विजेता रहा है केरल का टीम, यानी कि ये दूसरे नंबर पे। और तीसरे स्थान पे आया है झारखंड का टीम, ये रहा तीसरे नंबर पे। अगर बात करें तीरंदाजी का, तो इस प्रतियोगिता में बालकों में यूपी का टीम टॉप पे रहा है, और बालिकाओं में यानी कि लड़कियों में कर्नाटक का टीम अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये रहा 24वीं नंबर की राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? यानी कि बच्चों को किताबें पढ़ने का आदत डलवाया जाए, ये जो अभियान है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो बताना आपको, सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये शुरू हुआ है बी, महाराष्ट्र में। इसके बारे में कुछ भी डिटेल नॉलेज नहीं आपको जानना है, बस सिंपली यही जानना है कि ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो किस पुरस्कार की बात हो रही है? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो बताइए कि किसको मिलने वाला है। सामने ऑप्शन है, तो ये मिलने वाला है बी, प्रतिभा सतपथी जी को। किसको? प्रतिभा सतपथी जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में। ये कहाँ की रहने वाली हैं? उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को
5 जनवरी को संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि ये 2023 का पुरस्कार है और 2025 में दिया जा रहा है। नाम है इनका प्रतिभा सतपथी जी, उड़िया की ये रहने वाली है। यह पुरस्कार संबलपुर विश्वविद्यालय कहाँ का, ये उड़ीसा का, इसके द्वारा 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया जाएगा। यानी कि ये जो विश्वविद्यालय है ये अपने स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार देता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सतपथी 1960 के दशक में शेष जन से प्रसिद्ध हुई थी। उनकी उड़िया रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पे बात हो रहा है गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार के बारे में, तो देख लीजिए इसके बारे में भी डिटेल में। ये जो पुरस्कार है गंगाधर मेहर के सम्मान में संबलपुर विश्वविद्यालय जो कि उड़ीसा का है, इसके द्वारा साहित्य कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार इसको 1991 में अली सरदार जाफरी जी को दिया गया था और अब तक इसको टोटल 31 कवियों को विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शन के लिए दिया जा चुका है। ओके, इसमें 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार, अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और गंगाधर मेहर की एक प्रति दी जाती है। तो ये रहा इस पुरस्कार के बारे में। पिछली बार यानी कि ये तो 2023 का दिया जा रहा है 2025 में। अगर बात करें पिछली बार कब दिया गया था, 2021 में के.जी. शंकर पिल्ले जी को। ओके, तो ये रहा इस पुरस्कार के बारे में। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो उड़ीसा राज्य के द्वारा। ओके, तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये 31 नंबर का है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। बताइए कि कहाँ पे हुआ है, सामने ऑप्शन है। तो ये हुआ है भोपाल में। कहाँ पे, सी भोपाल, मध्य प्रदेश में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और इसका मेन जो फोकस एरिया है वो क्या रहेगा, ये आप जान लीजिए। इसमें 700 छात्र, उनके शिक्षक और सलाहकार भाग लेंगे और सिर्फ भारत से ही नहीं, कुछ विदेशी छात्र जैसे कि बहरीन से, यूएई से, कुवैत से, ओमान से और सऊदी अरब से भी यहाँ पे भाग लेने वाले हैं और ये सब मिल करके यहाँ पे अपने विचार और नवाचार को प्रस्तुत करेंगे। इस बार का जो सम्मेलन है इसका विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, ये इस बार का विषय है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक वेधशाला का भी उद्घाटन किया है, नाम है वराह मिहिर खगोली वेधशाला। आपके एग्जाम में सीधे ये भी आ सकता है कि ये वेधशाला कहाँ पे खुला है, तो ये मध्य प्रदेश में। और ये तो हो गया 31 नंबर का। 31 अगर बात करें पिछला जो 30वां नंबर का था वो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। तो ये रहा इसके बारे में। चलिए अब देखिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बात हो रहा है। ये सबसे पहली बार शुरू हुआ था 1993 में, 1993 में। उसके बाद से ये प्रति वर्ष हर साल दिया जा रहा है, लेकिन इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करें। बच्चे औपचारिक स्कूल या फिर बाहर से भी हो सकते हैं, लेकिन ये एज का जो क्राइटेरिया ये फिक्स है 10 से 17 साल। इसका जो मेन लक्ष्य है बच्चों की अपनी रचनात्मक और नवीनतम जो कला है उसको दिखाएं, विज्ञान की जो पद्धति है उसका उपयोग करके, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर जो उनका अनुभव है उसको ला करके यहाँ पे प्रदर्शन करें। ओके, तो ये फायदा होता है इसका। राष्ट्रीय बाल जो विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के द्वारा। तो इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है प्रति वर्ष। ओके, तो ये रहा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, नए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। तो ये जो योजना है हर घर लखपति योजना, ये कौन सा बैंक लॉन्च किया है बताना है। सामने ऑप्शन है। तो ये लॉन्च किया गया है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं SBI। देखिए इसके बारे में डिटेल में। SBI ने 2 नई जमा योजनाएं शुरू की हैं, यानी कि सिर्फ एक नहीं है, हर घर लखपति के साथ साथ एक और योजना है, नाम है SBI पेंट्रंस। ओके, तो ये होगी दूसरी योजना। ये जो हर घर लखपति योजना है इसमें ग्राहकों को 1 लाख रुपए, साथ ही साथ इससे अधिक की राशि जमा करने में मदद मिलेगी और इससे ग्राहकों को प्रभावी ढंग से बचत करने में मदद मिलेगी। और इसका एक और क्वालिटी है कि इसमें
नाबालिगों के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं, यानी कि नाबालिग भी अपने पैसे जमा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कम उम्र में ही उनको बचत करने की आदत पड़ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें दूसरी योजना जो कि SBI पेंशनर्स योजना है, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ओके, यानी कि ओल्ड एज वालों के लिए है और ख़ास करके 80 साल और उससे ज़्यादा के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए है ये। इस योजना से क्या फ़ायदा होगा, इनको ज़्यादा रूप में ब्याज दर मिलेगा, तो ये फ़ायदा है इसका। अभी हमने ऊपर देखा हर घर लखपति योजना के बारे में। इसी के जैसा, इसी के नाम से मिलता जुलता एक योजना अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया गया था, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। नाम है लखपति दीदी योजना। ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2023 में। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये योजना का जो डेट होता है मैचिंग करने के लिए दे देता है। तो ये रहा 15 अगस्त 2023 में शुरू होने वाला, और इसमें जो मेन फोकस है वो होता है महिलाओं का जो आर्थिक रूप से विकास है, सशक्त है, वो बनाना, ओके। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है, और वो भी ब्याज मुक्त। और इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ कर के हेल्प किया जाता है, वो ऐसे कि महिलाओं को स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये फ़ायदा है लखपति दीदी योजना का, जो शुरू हुआ था 15 अगस्त 2023 को, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने ऊपर देखा है कि अभी SBI के द्वारा लखपति योजना शुरू किया गया है। तो देख लीजिए SBI के भी बारे में। SBI का जो स्थापना हुआ था, सबसे पहले शुरुआत में ये बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित हुआ था 1806 में। फिर इसको 2 जनवरी 1809 में नाम चेंज करके बैंक ऑफ कलकत्ता से बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसी के साथ साथ भारत में 2 और बैंक खोले गए कुछ समय बाद। बैंक ऑफ बॉम्बे ये खुला था 15 अप्रैल 1840 को, और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को। यानी कि भारत में 3 बैंक चल रहे थे। इनको 27 जनवरी 1921 में तीनों को एक साथ मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में एकीकृत कर दिया गया। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला करके 1921 में बनाया गया था। और फिर इसको भी आगे चल करके 1955 में चेंज कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक के रूप में 1 जुलाई 1955 में। और ये जो इसका लोगो है ये बना था 1971 में। कहाँ पे? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में। और इसको डिजाइन कौन किया था? शेखर कामत जी ने। तो ये हो गया SBI बैंक के बारे में, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट करके अपना रिव्यू बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगता हो आप खुल करके कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।